हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग लॉकडाउन का फ़ायदा ले रहे होंगे, घर पे पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जो समय जिसको बोलते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में मिला है कि घर से बाहर नहीं जाना है, घर ही पे रहें और साथ में पढ़ाई भी करें, क्योंकि पढ़ाई को तो वैसे छोड़ नहीं सकते हैं जब तक का स्टूडेंट लाइफ है। पूरा ज़िंदगी सीखना है, लेकिन इस स्टूडेंट लाइफ में कुछ ज़्यादा सीरियसली अपने सिलेबस का भी ध्यान रखते हुए सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्लास 12 वाले सीरीज़ को लेकर के आगे चलते हैं। पिछले क्लास का अगर टॉपिक आप लोग को याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। और बताए थे दो चीज़ों के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं। आज हम लोग इन दोनों से जुड़ा हुआ कुछ कंसेप्ट को आगे सीखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब चैप्टर लास्ट होगा तो हम लोग मिसलेनियस देखेंगे और मिसलेनियस के बाद प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चंस देखेंगे, जेई का, बोर्ड का, ठीक है। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को सीखना है, घर पे बार बार प्रैक्टिस करना है। अभी से आप चीज़ों को तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा तो लास्ट का 1 महीना पढ़ लेंगे, लास्ट का 2 मंथ पढ़ लेंगे। इस टाइप से कुछ होता नहीं है कि लास्ट का 1 मंथ पढ़ लेंगे, लास्ट का 2 मंथ पढ़ लेंगे। आपको पूरे होल सिलेबस को पढ़ने के लिए पूरे होल ईयर पढ़ना पड़ेगा और एक तरीके से हम लोग सीखते जाते हैं। अभी तक आपको जितना भी वीडियो गया है, तो मेरे भाई जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप पूरे सीरीज में चीज़ों को देखते आइए, आपको समझ में आएगा। चलिए अभी हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा पीछे वाले को फ्लैशबैक में जाते हैं। देखिए सीखते हैं, पिछले वाला क्लास के लिए बताते हैं। पिछले वाला क्लास की जहाँ तक बात कर रहे थे ना, तो हम लोग भी के लिए बात किए थे और एक क्वांटिटी जिसको भी बात किए थे और एक और क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या बात किए थे, यू। अच्छा, भी को क्या बोलते हैं? तो अगर पिछले क्लास का चीज़ याद होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस यू को क्या बोलते हैं? तो इस यू को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपको बताया था 1/4 में क्यू बटा में आर, ठीक है। और अगर इसका फार्मूला याद होगा आप लोगों को तो 1/4 में क्यू बटा में आर बताया था। और इन दोनों के बीच में एक और रिलेशन बताया था आपको, और वो रिलेशन क्या था? तो आपको रिलेशन बताए थे कि भी बराबर होता है U/Q। अगर इस U को हम लोग इस Q से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? भी मिल जाएगा। देखिए ये को Q जो है ना, एक Q से एक वाला Q कैंसिल होगा तो एक जो बचेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज। हाँ, अगर आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा ना तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा हम लोग जिसको बोलते हैं ना थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया। अच्छा, पिछले क्लास में एक और चीज़ बताए थे और वो चीज़ आपको क्या बताए थे, और आप लोग इस चीज़ को बचपन से जानते भी होंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका वैल्यू बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो निगेटिव ऑफ वर्क डन। ये देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना वर्क डन करेगा, अगर उसका हम लोग निगेटिव लेते हैं तो वही निगेटिव आपको क्या देने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव आपको क्या देने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग अपना फोकस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे करेंगे और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के आएंगे। देखिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक में पढ़ेंगे क्या?
तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और कैसे फाइंड करेंगे उसको दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कुछ लिखते हैं, उसको आप लोग देखिए कि सपोज अ चार्ज पार्टिकल, राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। सपोज अ चार्ज पार्टिकल क्यू प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखिए क्या लिखा है, मान लेते हैं ना कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है। तो जब चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखिएगा ना, तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, क्यू ई मिलेगा, ठीक है। आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू और उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो जब भी आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू कितना मिलेगा, क्यू। अब देखिए हम लोग इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो नाउ चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस किया जाता है, तो मान लेते हैं dr। चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, dr है। अच्छा, बचपन में चीज़ आप लोग सीखा है वर्क निकालने के लिए। तो वर्क निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये तो बचपन से सीखते हैं। तो अगर इसके लिए हम लोग निकालेंगे dw निकालें, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है। देखिए ये dr कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो वर्क भी छोटा सा होगा। फोर्स का वैल्यू कितना निकाले हैं, क्यू ई निकाले हैं। अब अगर हम लोग सबको फोर्स, तो जो डायरेक्शन एफ का होगा वो डायरेक्शन ई का होगा, आपको ये चीज हम सिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो dw बराबर इनटू में dr कर सकते हैं, इतना तो चलेगा। अब देखिए एज वी नो डैट, आप लोग को अभी हम एक चीज बताए हैं, और वो चीज क्या बताए हैं, देखिए वो चीज आप लोग जानते क्या हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है ना, वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन के। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क डन किया जाता है ना, उसका आप निगेटिव निकालेगा, वही बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो क्या इस चूंकि हर एक क्वांटिटी छोटा छोटा, तो इसको हम लोग du बोलते हैं, u यानी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, और ये वर्क डन को dw बोल दे क्या, छोटा सा वर्क डन तो dw, तो du बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस, और इस dw का वैल्यू देखिए ना, q इनटू में e डॉट dr, ये मिलेगा ना। अब देखिए du मिल गया, हाँ। अच्छा एक चीज और यहाँ पे सब लोग सीखिए, और वो चीज सीखना क्या है कि क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग एफ लिख सकते हैं क्या, डॉट में dr लिख सकते हैं ना। और इस dr को इधर लाइए, तो dr को इधर लाइएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा कि du बटा में dr बराबर में क्या मिलेगा, f। आपने क्या सीखा, अगर हम लोग u यानी पोटेंशियल एनर्जी को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम लोग इस u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, f मिल जाएगा। इतना तो मिलेगा ना। अच्छा एक चीज और, ये माइनस साइन से हम लोग छोड़ रहे हैं, देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। यदि आप u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यानी पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में आप अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। लेकिन हम लोग तो एफ नहीं निकालने वाले थे, आगे निकालने वाले थे। देखिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, सॉरी, ये du जो है ना आपका, इस du का वैल्यू किसका बराबर है, तो माइनस क्यू ई डॉट में dr, यही है ना। अच्छा अभी एक चीज आपको हम सिखाए थे, और
वो आपको सिखाए क्या थे, तो v बराबर सिखाए थे u/q। तो चूंकि जब हर एक क्वांटिटी छोटा छोटा है तो ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा होगा, ऑब्वियस है। तो dv बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, du का वैल्यू देखें तो -qe डॉट में dr डिवाइड में q, इस q से q को कैंसिल कर दें तो आपको dv बराबर आपको क्या मिलेगा, -e डॉट dr। मतलब क्या सीखें कि अगर आप देखिए ये इस लाइन और इस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि पूरा हम लोग इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने से। अगर आप भी आपको dv निकालना है, आप क्या कीजिएगा, e डॉट dr कीजिएगा। अच्छा ये dr को इधर कीजिए, तो dv बटा में अगर आप dr कीजिएगा तो इस हिसाब से आपको -e मिलेगा। देखिए इन दोनों का आप एक साथ कंपेरिजन कीजिए, ये दो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चूंकि दोनों सेम होने वाला है तो आपको हम एक बना कर दिखाना तो दूसरा आप खुद से भी बना सकते हैं। केवल सीखना है कि चीज़ को दूसरा आपको खुद से भी आ सकता है। देखिए सीखना क्या है कि सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आप u को यानी पोटेंशियल एनर्जी को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा आपको 1 मिलने वाला है, और अगर आप v को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा आपको क्या मिलने वाला है, e मिलने वाला है। अगर आप v को कीजिएगा तो e मिलेगा और u को कीजिएगा तो क्या मिलेगा, r मिलेगा। इतना तो पक्का है। अब एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ करते हैं और सीखिएगा थोड़ा आराम से, और क्योंकि ये चीज़ आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा साफ कर देते हैं। देखिए अगर बात करें ना तो अभी दो चीज़ें सीखे हैं। सबसे पहले सीखे कि सर जी du बटा में dr करेंगे ना तो हमको मिलेगा -l। हाँ बोले बात सही है। और दूसरा वाला चीज़ क्या सीखे ना कि अगर हम लोग dv बटा में dr करते हैं तो मिलता है -e। यही सीखे अभी। देखिए हम लोग किसी एक क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों सेम जैसा है, हम आपको इसको लेकर के पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं और बाद में देखते हैं होता क्या है। इस क्वांटिटी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ पे लेते हैं कि dv बराबर में -e डॉट dr। आपको पूछेगा ना कि ये dv तो छोटा सा है तो अगर इसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो dv कर देंगे, और इधर भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना तो e डॉट dr कर सकते हैं। और देखिए ये क्वांटिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना। अगर आप e को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, v मिलने वाला है, और ये सिंबल आपका कौन सा है, नेगेटिव होने वाला है। इफ e बराबर कांस्टेंट, अगर मान लेते हैं ना कि e का वैल्यू मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा तो जब e का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम लोग इसी को बाहर कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन dv बराबर आपको क्या मिलेगा, e इनटू में dr मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना। और देखिए इसको हम लोग v1 से v2 तक इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन इसको कहां से करेंगे, r1 से r2 तक, यानी जिस समय पोटेंशियल v1 था तो ये r1 था, जिस समय v2 था उस समय कितना था, r2 था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v2 माइनस में v1, v2 माइनस में क्या लिखेंगे v1, और इसको क्या लिखेंगे निगेटिव ऑफ e इनटू में, और इसको क्या लिख सकते हैं r2 माइनस में r1। और अगर इस माइनस को अंदर करेंगे तो v2 माइनस में v1 बराबर आपको क्या मिलेगा, e डॉट में r1 माइनस में r2। अगर हम लोग बाहर वाले इस माइनस को अंदर लेके चला जाए तो देखिए ये सीरीज देखिए, यहाँ पे v2 माइनस v1 है, यहाँ पे r1 माइनस में क्या है r2 है। ये सीरीज जो है ना v2 v1 r1 r2, अगर आप ये चीज़ें गड़बड़ ना करें इससे अच्छा आप चीज़ों को बार बार यहीं से बनाएं, और उससे भी अच्छा यहीं से बनाएं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। पता चला यहाँ तक सब कुछ ठीक है। देखिए अब और आगे बढ़ाते हैं इसको। अच्छा
dv बराबर हम लोगों ने क्या लिखा है, तो E डॉट dr, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में आप लोग सीखे होंगे माइनस में। अब अगर हम लोग इसको और सिंपली लिखना चाहेंगे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, माइनस ई डी आर कौन सा, कॉस थीटा। और जहाँ पे ये थीटा क्या है, तो इस ई और आर के बीच का जो एंगल होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला आपका ई वेक्टर है और ये वाला आपका डी आर वेक्टर है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अब डी आर कॉस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए एक लाइन और दिखाते हैं, इसको इधर पहले देखिए, चीजें आपको साफ साफ समझ में। अच्छा dv बराबर dr करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e cos थीटा मिल सकता है। dv बराबर dr बराबर करेंगे तो माइनस e cos थीटा, क्योंकि माइनस साइन को छोड़ सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे सिंपली बढ़ा दें, अब इसको कोऑर्डिनेट बना दें, तो e का मेरे पास दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इसको बोलेंगे e cos थीटा और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, e sin थीटा बोल सकते हैं ना। अब ये e cos थीटा और इसके साथ माइनस यानी जस्ट इसके रिवर्स में है, लेकिन अभी माइनस साइन वो तो डायरेक्शन की वजह से, देखिए तो dv बराबर dv बाई dr बराबर क्या बोल सकते हैं, e cos थीटा, e cos थीटा यही है ना, और डायरेक्शन कौन सा है, dr है ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं कि dv बाई dr बराबर क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी dv बाई dr इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस e cos थीटा। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपके लिए क्या उपाय बनता है, आप उस पॉइंट पे सिंपली जाए, उस पॉइंट पे थोड़ा सा मूव करें, यहाँ से देखिए, ठीक है। इसी क्वांटिटी को हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो डॉट ही है ना, यहाँ से दिखाते हैं आपको, देखिए समझिएगा चीजों को आराम से। v2 माइनस में v1 बराबर में माइनस ई डॉट, और ये जो r1 माइनस में r2 है इनटू में cos थीटा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बीच का डॉट है। अच्छा इस r1 माइनस में r2 को डेल्टा r कर देते हैं, छोटा सा चेंज है, तो v2 माइनस में v1 डिवाइड में डेल्टा r बराबर में माइनस e cos थीटा मिला। इसका मतलब क्या मिला कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप सिंपली उस पॉइंट पे जाए, उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चले, dr चले, छोटा सा डिस्टेंस चले, डिस्प्लेसमेंट चले dr, और उसके बाद आप पोटेंशियल में चेंज मापें, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर के उसमें पोटेंशियल में चेंज मापें, और उस पोटेंशियल के चेंज के साथ हम लोग पता कर लेंगे ये फार्मूला से कि रियली में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट पे कितना है। अब देखिए एक cos थीटा आपको बहुत कुछ बता सकता है, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब cos थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो cos थीटा सिंपली अगर बात करें तो cos थीटा का वैल्यू 3 हो सकता है, या तो cos थीटा का वैल्यू -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, क्योंकि तीन ही चीज लाई करता है। तो जब भी -1 होगा, -1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू आपका होगा 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, और 180 कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और dr का डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा है। और जब भी एक क्वांटिटी आपका -1 होगा तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी हम लोग सिंपली सा लिख सकते हैं कि dv बाई dr बराबर में e मिलेगा, और
क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे ना दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द कौन सा मैक्सिमम। आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कब मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप बोलिएगा dV/dr बराबर E होगा, और इसको होने के लिए कंडीशन क्या है, E और dr ये दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो जब भी ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे का एंटी पैरेलल होगा हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू पे है। अगला सिचुएशन जीरो के लिए, तो आप जानते हैं ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, और इसके लिए जरूरी क्या है 90 डिग्री होना चाहिए ना, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो cos 90 यानी E परपेंडिकुलर होना चाहिए किस चीज पे, dr का, तो उस समय आपको dV/dr बराबर आपको क्या मिलेगा, जीरो। देखिए जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, जीरो होने के लिए एक ही कंडीशन है, dV/dr बराबर आपको क्या मिलेगा, जीरो। और जब भी dV/dr बराबर जीरो मिलेगा ना, तो इस प्रकार का जो भी सरफेस आएगा, जो भी सरफेस आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि v का वैल्यू कांस्टेंट होगा। आप याद कीजिए डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, तो डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का जीरो होता है। जब भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मिलता है उस कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यानी सिंपली से इसका मतलब है कि अगर v और dr यानी dV/dr का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल, जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो आप dV/dr इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, जीरो। पता चला। आगे देखिए, अगर 1 हो जाए तो 1 होगा तो ये तो आपको क्या मिलेगा, dV/dr बराबर में, ये तो 1 है तो माइनस ही मिलेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है। पता चला यार, यहाँ से आपको एक टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल क्या होता है, dV/dr बराबर जीरो, इसी को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। देखिए आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं आज उसको क्या बोलेंगे, देखिए अभी हम लोग सीखे dV बराबर आपको क्या सीखा है, तो -E.dr सीखा है। अगर कोई बोलेगा ना सर जी कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहा है, अगर E का वैल्यू dr का वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहा है, कार्टेशियन मालूम है आप लोग को, कार्टेशियन कहने का मतलब होता है ना x y और z के कंपोनेंट में दिया रहेगा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, x y और z। तो अगर ये चीज़ आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, यानी उस सिचुएशन में आपको E का वैल्यू कितना देगा, तो उस समय में आपको E का वैल्यू देगा EXi कैप, EYj कैप और EZ कितना देगा, k कैप देगा। उसी हिसाब से आपको dr का वैल्यू कितना देगा, तो dr का वैल्यू देगा DXi कैप, DYj कैप और dz कितना देगा, k कैप देगा। तो आप dv निकालेंगे, आपको याद आ रहा है कुछ डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, EXi कैप प्लस में EYj कैप प्लस में EZk कैप कर दिए, और इसके साथ डॉट निकालेंगे, या माइनस है तो आगे माइनस देंगे ना, सॉरी माइनस छोड़ देते ऊपर, और डॉट देने के बाद क्या लिखेंगे, DXi कैप प्लस में DYj कैप प्लस में DZ कौन सा, k कैप, यहाँ तक तो लिखेंगे। अब dV बराबर हम लोग क्या करेंगे, इनका डॉट निकालने के लिए आप याद कीजिए, बहुत पहले भूले नहीं है ना, इसको हम लोग EX इंटू में DX लिख सकते हैं, I वाले को I के साथ डॉट निकालना है ना, I वाले को I के साथ, उसके बाद J वाले को J के साथ यानी EY इंटू में DY, और फिर Z वाले को Z के साथ EZ इंटू में DZ, और फिर माइनस है तो हर एक के साथ माइनस अंदर कर दे, क्या कर ही देते हैं। dV बराबर आपको क्या मिलेगा यार, तो EX dx माइनस में EY dy माइनस में EZ इंटू में कौन सा, DZ। देखिए अगर आपका कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया रहेगा, अगर आपका पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और
डी आर का वैल्यू कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस में ई जेड डी जेड निकालना है। और आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं आपको निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक ठीक है। अभी हम लोग एक टॉपिक सीखते हैं और उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए नाम ही में सब कुछ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो टॉपिक बना लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल नाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें दो वर्ड है, एक जिसको बोलते हैं इक्वी और एक दूसरा वाला जो वर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा इक्वी कहने का मतलब क्या होता है, तो बचपन से जानते होंगे इक्वल, और पोटेंशियल कहने का मतलब कैसा, पोटेंशियल। वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सिंपल सा आप लॉजिक से समझो, ऐसा मत कि एकदम कुछ रटना है। 1/4πε0 इनटू में q/r होता है। अगर हम लोग किसी चार्ज के लिए निकालें तो इसका तो वैल्यू तो कांस्टेंट होगा क्योंकि इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, यानी इसका वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। 1/4πε0 को k भी बोलते हैं और k तो जानते ही हैं कांस्टेंट होता है। बच गया r। क्या हम लोग अगर इस r का वैल्यू कांस्टेंट कर दें, ठीक है, कुछ उपाय लगाते हैं और इस r का वैल्यू कांस्टेंट कर देते हैं, तो क्या जब इस r का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, यही करना है। अब r के लिए कैसे होगा, देखिए आपको एक पॉइंट सेट देता है, पॉइंट सेट दिया, इसके लिए r का वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो अगर इसके लिए हम लोग सर्कल खींच दें या एक स्फीयर खींच दें, चूंकि ये 2D होता है नहीं 3D होता है, तो अगर इसके लिए हम लोग एक स्टेप से स्फीयर खींच दें तो इस स्फीयर का जितना भी पॉइंट होगा उस हर एक पॉइंट से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, r के बराबर होगा। और जब हर एक पॉइंट का डिस्टेंस r के बराबर है यानी r का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी आपसे कोई पूछेगा ना कि किसी पॉइंट सोर्स के लिए कैसा होता है, तो बोलिएगा स्फेरिकल होता है। अगर कोई बोलेगा कोई स्फीयर रहे तो, अब चूंकि यह स्फीयर दिया गया, इस स्फीयर से बराबर डिस्टेंस पे जाना है, तो इस स्फीयर से बराबर डिस्टेंस पे जाने के लिए आपको फिर से एक स्फीयर खींचना पड़ेगा। यानी आपको पॉइंट शेप दे या स्फेरिकल शेप दे, दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, स्फेरिकल ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा ना आपके पास एक रॉड दिया जाता है, रॉड दिया जाता है, ये रॉड है आपके पास, ये रॉड है, बोलेगा इस रॉड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालिए, तो रॉड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। चूंकि r का वैल्यू बराबर रखना तो हम सोचेंगे इस रॉड के अगल बगल कौन सा ऐसा शेप होगा जिसके लिए r का वैल्यू कांस्टेंट हो, और इस रॉड के अगल बगल वैसा वैल्यू जिसके लिए r का वैल्यू कांस्टेंट हो, केवल और केवल सिलेंडर ही मिलेगा। यानी रॉड की जब बात करें ना तो रॉड के लिए क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। यहाँ तक पता चला। देखिए आज हम लोग वीडियो को बहुत छोटा बनाते हैं और अगले क्लास में आएंगे ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मदद से। और अगले वाले में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, टॉ निकालेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे मिसलेनियस में। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।